एक प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए कितने रिसोर्स की, कितने टाइम की जरूरत पड़ती है, वो आपका जो है बर्स्ट टाइम कहलाता है। दूसरा है आपका वेटिंग टाइम, टाइम स्पेंड बाय ए प्रोसेस इन रेडी स्टेट वेटिंग फॉर सीपीयू। यहां पे जो आपका टाइम है, आपका एक प्रोसेस रेडी स्टेट में जितना टाइम वेट करता है, मतलब एग्जीक्यूशन के लिए उसे जितना वेट करना पड़ता है, उसे वेटिंग टाइम कहते हैं। इन शॉर्ट में उसे WT हम रिप्रेजेंट करते हैं। अराइवल टाइम, व्हेन ए प्रोसेस एंटर्स रेडी स्टेट, मतलब एक प्रोसेस जब अपने रेडी स्टेट में एंटर करता है उसे हम अराइवल टाइम कहते हैं। एग्जिट टाइम, व्हेन ए प्रोसेस कंप्लीट एग्जीक्यूशन एंड एग्जिट फ्रॉम द सिस्टम, अगर एक प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेता है और वो आपका जो है सिस्टम से एग्जिट कर जाता है, तो वो जो टाइम लेता है वो एग्जिट टाइम कहलाता है। देखिए यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जिसके थ्रू हम जो है शेड्यूलिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, वो है टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम, टर्न अराउंड टाइम को देखें, टोटल टाइम स्पेंड बाय ए प्रोसेस इन द सिस्टम। टर्न अराउंड टाइम वो टाइम है कि एक प्रोसेस पूरे सिस्टम में कितना टाइम स्पेंड करता है, जिसमें वेटिंग टाइम भी होता है, जिसमें उसका एग्जीबर्स्ट टाइम भी होता है, इन दोनों का सम। अब देखिए, जैसे टर्न अराउंड टाइम इन शॉर्ट में TAT है, तो अगर हम देखें तो एग्जिट टाइम में से अगर हम अराइवल टाइम को माइनस कर दें तो वो टाइम वो होता है जो उसने स्पेंड किया। मतलब अगर प्रोसेस ने पूरा एग्जिट होने में इतना समय लिया, सपोज करिए X लिया, और अराइवल टाइम मतलब वो आया कितना Y पर, तो हमारा जो पूरा टाइम होगा, जो टाइम उसने वहां पे स्पेंड किया, वो क्या हुआ, X माइनस वाई, वेयर X इज द एग्जिट टाइम एंड Y इज द अराइवल टाइम। इसको दूसरे टर्म से भी कहा जा सकता है कि जब आपका बर्स्ट टाइम, मतलब प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए कितना टाइम लगा, वो उसका बर्स्ट टाइम हुआ, प्लस जितना उसने वहां पे वेट किया, वेटिंग टाइम, तो इन दोनों का सम भी हम टर्न अराउंड टाइम में कंसीडर करते हैं। तो आपको ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी पता चली होगी। अब हम कंसीडर करते हैं यहाँ पे एक शेड्यूलिंग को। शेड्यूलिंग में फर्स्ट पार्ट आता है आपका CPU शेड्यूलिंग में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग क्या है? सिंपलेस्ट, ये बहुत सिंपलेस्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है, इजी टू अंडरस्टैंड है एंड कैन इजीली बी इंप्लीमेंटेड यूजिंग क्यू डाटा स्ट्रक्चर। क्यू डाटा स्ट्रक्चर की हेल्प से हम इसे इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ये ऑलवेज नॉन प्रिमिटिव इन द नेचर। ये आपकी जो एल्गोरिथम है पूरी तरह से नॉन प्रिमिटिव है। नॉन प्रिमिटिव मतलब कि आपका एक प्रोसेस अगर एग्जीक्यूशन पे स्टार्ट हो गया है तो दूसरा प्रोसेस जब तक पहले एग्जीक्यूट नहीं हो जाएगा तब तक वेट करता रहेगा। चलिए, यहां पे हमने एक क्वेश्चन को कंसीडर किया है, एक एग्जांपल को लिया है। यहाँ पे ABCDE ये आपके जो है प्रोसेस आईडीज हैं, मतलब ये नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं, और ये AT और BT ये आपका अराइवल टाइम एंड बर्स्ट टाइम रिस्पेक्टिवली है। A का अराइवल टाइम 3, बर्स्ट टाइम 4, B का 5 और 3, C का 0 और 2, D का 5 एंड 1 और E का 4 एंड 3 है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे एक गैंट चार्ट को क्रिएट करते हैं। गैंट चार्ट क्रिएट करने का तरीका यही है कि हम सिंपल एक इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और यहां पे जो है हम 0 ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं। अगर हम इसमें देखें तो यहां पे हमने 0 से स्टार्ट किया है। 0 मतलब जो प्रोसेस आपका 0 टाइम पे अराइव्ड हुआ है। अब अगर हम इस टेबल पे देखें तो यहां पे C प्रोसेस ऐसा है जो आपका 0 पे पहुंचा है। तो हमने क्या करा, 0 पे जो है हमने C को स्टार्ट करा। C ने एग्जीक्यूशन में कितना टाइम लिया, बस टाइम उसका कितना है 2, तो ये 0 से 2 में हमारा ये C एग्जीक्यूट हो गया पूरा। अब अराइवल 2 मिली सेकेंड पे हमने देखा कि कौन सा प्रोसेस पहुंचा। अगर हम यहां पे देखें तो A, B, D और E इनमें से कोई भी प्रोसेस का अराइवल टाइम 2 नहीं है, तो इसका मतलब कोई भी प्रोसेस एट दैट पॉइंट नहीं अराइव हुआ। अब हमने क्या देखा, जो नेक्स्ट प्रोसेस पहुंच रहा है वो अराइवल टाइम 3 है, मतलब 3 पे जो है हमारा एक प्रोसेस A पहुंच रहा है। तो अगर हम देखें 2 से 3 पे हमारा कोई प्रोसेस नहीं पहुंचा, तो ये हमारा जो है ये एक तरीके से एक ब्लैंक टाइम हो गया कि इसमें हमारा कोई और प्रोसेस नहीं पहुंचा है। 3 मिली सेकेंड पर अगर हम देखें तो हमारा A प्रोसेस पहुंचा है और इसका बस टाइम कितना है 4, तो यहां पे 3 पे आपका A पहुंचा और बस टाइम उसका कितना हुआ 4, तो 3 + 4 7। जब हम इस 7 पॉइंट पे पहुंचे, 7 पॉइंट पर अगर हम देखते हैं तो हमारे कौन कौन से प्रोसेस पहुंचेंगे। 7 पे हमारा B भी पहुंचेगा, D भी पहुंच गया और E भी पहुंच गया।
अब हमारे सामने यह है बी डी ई, इनमें से कौन सा? तो अगर हम देखें तो बी डी ई में सबसे पहले प्रोसेस पहुंचा ई, तो यहां पे हमारा सेलेक्ट कौन सा हुआ? ई। ई का बस टाइम कितना है? 3, तो यहां पे 7 से लेके 10 तक आपका कौन सा प्रोसेस आ गया? ई। अब इस पॉइंट पर अगर हम देखें तो हमारे सामने दो प्रोसेस हैं बी और डी, जिनके दोनों के अराइवल टाइम 5 है। अगर ऐसी कोई कंडीशन पड़ती है तो इसमें हम फ्री हैं कि हम किसी भी प्रोसेस को पहले एग्जीक्यूट करा सकते हैं, चाहे वो बी लें या डी लें। बाय डिफॉल्ट हमने यहाँ पे बी को ले लिया। बी आपका यहाँ पे आया, उसको बस टाइम कितना है? 3 है, तो 13 पे जो है बी एग्जीक्यूट हो गया। और फिर उसके बाद हमने डी को लिया, डी का बस टाइम 1 है, तो 13 to 14 आपका ये डी भी एग्जीक्यूट हो गया। ये आपको पूरा क्लियर हो गया गैंट चार्ट। जब आपका ये गैंट चार्ट क्लियर हो जाता है तो अब हम जो है अपनी फिर से उसी टेबल पर आ जाते हैं और यहां पे हम जो है टर्न अराउंड टाइम को कैलकुलेट करते हैं। टर्न अराउंड टाइम को अगर आपको याद हो तो हमने पहले उसमें लिखा था टर्न अराउंड टाइम इज इक्वल टू एग्जिट टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो यहां पे अगर हम देखें तो हमारा एग्जिट टाइम कौन सा है? एग्जिट टाइम ये है कि सी का तो 2 है, ए का 7 है, ई का 10 है, बी का 13 है और डी का 14 है। ये एग्जिट टाइम है। तो हमने टर्न अराउंड टाइम को कैलकुलेट करा एग्जिट टाइम माइनस अराइवल टाइम। अगर हम ए की बात करें तो ए का आपका जो है एग्जिट टाइम 7 है और अराइवल टाइम 3 है, तो टर्न अराउंड टाइम क्या हो गया? 7 - 3 4। इसी तरीके से बी का क्या हुआ? 13 - 5 = 8। देखिए बी का 13 है, यहां से आपको क्लियर हो रहा होगा। और सी में आ जाए, सी का आपका जो है 2 - 0, डी का आप देखें 14 - 5 9 और ई का पे आ जाए तो 10 - 4 = 6। इस तरीके से आपका टर्न अराउंड टाइम ए के लिए 4, बी के लिए 8, सी के लिए 2, डी के लिए 9 और ई के लिए 6 कैलकुलेट हो जाता है। अब हम आते हैं वेटिंग टाइम में। अगर हम फिर से अपने फार्मूले की तरफ ध्यान से देखें तो यहां पे टर्न अराउंड टाइम इज इक्वल टू ईटी माइनस एटी इज इक्वल टू बीटी प्लस डब्ल्यूटी था। अब अगर मुझे वेटिंग टाइम कैलकुलेट करना है तो वो क्या हुआ? टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम इज इक्वल टू क्या होगा? वेटिंग टाइम। अब हम अपनी टेबलेशन पे आते हैं फिर से। वेटिंग टाइम इज इक्वल टू क्या हुआ? टर्न अराउंड टाइम, विच इज दिस इन दिस कॉलम वी रिप्रेजेंट अ टर्न अराउंड टाइम यहाँ पे, और बस टाइम आपका जो है इस कॉलम में है। तो आपका जो वेटिंग टाइम क्या हुआ? ए के लिए 4 - 4 0, बी के लिए क्या हुआ? 8, ये 8 हो गया। बस टाइम ये हुआ 3, 8 - 3 = 5। सी के लिए क्या हुआ? 2 और वेट बस टाइम 2, 2 - 2 = 0। इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो आपका वेटिंग टाइम भी ये कैलकुलेट होके आ गया, जो कि ए बी सी डी ई के लिए 05083 है। अब हम अपने कैलकुलेशन पे आते हैं फिर से। अब हमें निकालना है एवरेज वेटिंग टाइम। एवरेज वेटिंग टाइम को अगर हम देखें तो वहां पे हमारा ए प्रोसेस के लिए क्या था? वेटिंग टाइम 0, बी के लिए 5, सी के लिए 0, डी के लिए 8 और ई के लिए 3 में हमने एवरेज करा, इन तीनों को सम करा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोसेसेस, जो कि नंबर ऑफ प्रोसेसेस अगर आप देखें ए बी सी डी ई 5 है, 5 से डिवाइड करा तो ये हमारा 3.2 मिली सेकेंड ये आंसर हमें प्राप्त हुआ। तो यहां पे हमें एक चीज क्लियर होती है कि हमारा जो एवरेज वेटिंग टाइम है फॉर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग के लिए और इन नंबर ऑफ प्रोसेसेस के लिए वो क्या है? 3.2 मिली सेकेंड है। ये आपका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग थी। इसमें कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेज डिसएडवांटेज को समझने से पहले अगर हम इसका एक टॉपिक समझे, कॉन्वे इफेक्ट। कॉन्वे इफेक्ट क्या है? स्मॉलर प्रोसेस हैव टू वेट फॉर लॉन्ग टाइम फॉर ए बिगर प्रोसेस टू रिलीज सीपीयू। सपोज करिए आपके पास एक प्रोसेस है P1 और दूसरा प्रोसेस है P2। P1 का बस टाइम 100 है, P2 का बस टाइम 10 है और अराइवल टाइम P1 का जो है वो 0 है और P2 का जो है 2 है। अगर हमें इसके लिए गैंट चार्ट बनाता हूं तो आप यहां पे देखेंगे तो 0 से स्टार्ट हुआ, P1 आया और P1 100 पर खत्म हुआ और ये P2 आपका जो है 110 पर खत्म हुआ। तो यहां पे P2 प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए चाहिए सिर्फ 10 मिली सेकेंड्स थे, लेकिन उसे वेट कितना करना पड़ा? 100 मिली सेकेंड तक। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है जिसे कॉन्वे इफेक्ट बोला जाता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग में। ये एडवांटेजेस पे अगर आते हैं तो एडवांटेज है वही सिंपल है, आपकी इजी टू यूज है, इम्प्लीमेंट
must be used for background process where execution is not urgent. डिसएडवांटेज, कन्वे इफेक्ट की वजह से इसे जो अगर कोई प्रोसेस है उसे हमें जल्दी एग्जीक्यूशन करना है तो हम एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि ये इसकी कंडीशन है कि ये नेचर में नॉन प्रीएम्प्टिव है. ये इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज थे. बाकी शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट शेड्यूलिंग है वो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. थैंक यू.